The Art of Learning by Josh Waitzkin. Chapter 1. अगर आपको जीतना है तो आपको हार से भी सीखना पड़ेगा. बेसिकली ये किताब आपको बताती है कि सुपीरियर परफॉर्मर कैसे बनना है या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें महारत कैसे हासिल कर सकते हैं. कई सारी चेस चैंपियनशिप्स और मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन को अपने नाम करने के बाद ऑथर ने इस किताब के माध्यम से लोगों को कई सारी टिप्स देने की कोशिश की है. ऑथर ने बताया है कि किस तरह आप अपनी परफॉर्मेंस को दिन ब दिन बेहतर कर सकते हैं. इसके लिए इस किताब में कई टिप्स के साथ ही साथ तकनीक और मेथड्स भी बताई गई हैं. ये बात भी बिल्कुल सच है कि हम में से कोई भी हारना नहीं चाहता है, भले ही हम कोई खेल ही क्यों ना खेल रहे हों. अगर आप कोई क्रिकेट मैच भी खेलते हैं तो हमेशा आपकी कोशिश यही रहती है कि आपकी टीम को जीत मिले. आप कभी भी हारना तो नहीं चाहते हैं. खेल की ही तरह जिंदगी में भी इंसान हर मोड़ पर बस जीतना ही चाहता है. लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? ये सवाल आपको खुद ही करना पड़ेगा. जीत की चाहत रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को ये बता देना कि आप कभी भी हार ही नहीं सकते, ये गलत है. इससे ये होगा कि आप हार को सह ही नहीं पाएंगे. इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को हार से भी सीखने के लिए हमेशा ही तैयार रखें. इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि हारने का भी अपना ही एक मजा होता है. इसी के साथ ही साथ ऑथर ने ये भी बताया है कि हारने के भी कई फायदे होते हैं. सबसे पहले इस बात को ऑथर ने 10 साल की उम्र में सीखा था. उस दौर में ही ऑथर ने चेस खेलने की शुरुआत की थी. शुरुआती कुछ मैचों में उन्हें जीत नसीब हो ही नहीं रही थी. उन्हें लगातार कई सारे मैचों में हार का ही सामना करना पड़ा था. इतनी हार देखने के बाद ऑथर के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आ गया था. लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पर नजर घुमाई. उन्हें ये पता लगाना था कि आखिर उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है. इसके बाद ऑथर को ये एहसास हुआ कि उनका मैच को हारने के पीछे का एक ही रीजन है. वो ये है कि उनके अंदर प्रॉपर कंसंट्रेशन ही नहीं है. उन्हें ये पता चला कि उनका मैच जिसके साथ भी होता है उनकी उम्र उनसे ज्यादा होती है. इसी के साथ मैच भी काफी लंबा चलता है. इसलिए बीच में ऐसा समय आता है जब ऑथर का ध्यान भटक जाया करता था. ऑथर ने तब ये महसूस किया कि हार ने ही उन्हें बेहतर होना सिखाया है. हार की वजह से ही उन्होंने अपनी कमी के ऊपर काम करने की शुरुआत कर दी. इसी के साथ ऑथर ये भी बोलते हैं कि आज के समय में कई सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कंपटीशन उनके बच्चों के लिए सही नहीं है, लेकिन सच्चाई जस्ट इसके ऑपोजिट है. कंपटीशन से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. उन्हें ये पता चलता है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं होता है. अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो फिर वो आपको अपनी मेहनत से ही कमाना पड़ता है. कंपटीशन से बच्चों को ये भी पता चलता है कि लाइफ में कठिन से कठिन सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है. इसी के साथ ही साथ कंपटीशन से बच्चों के अंदर फैसले लेने की क्षमता का भी निर्माण होता है. इसलिए इस चैप्टर में ऑथर ये सलाह देना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने बच्चों को कंपटीशन से रोकना नहीं चाहिए. इसी के साथ ही साथ हमें उन्हें ये भी बताना चाहिए कि अगर लाइफ में हार भी मिलती है तो निराश नहीं होना है. हमेशा हमें अपनी हार से सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है. हार से हमें सबसे बड़ी बात क्या सीखने की जरूरत है? आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर निराशा हाथ लगे तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि अगली बार जब भी आप उस राह में आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या नहीं करना है. इस बार आपने क्या गलती कर दी थी, बस उस गलती को अगली बार नहीं करना है. चैप्टर 2. लर्निंग प्रोसेस के इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करिए. क्या आपको लगता है कि नेचुरल टैलेंट होता है? जी हाँ, नेचुरल टैलेंट होता है. लेकिन अगर आपको उस चीज में बेस्ट बनना है तो फिर आपको हर दिन हर घंटे उस चीज को सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए. इसका मतलब साफ है कि सीखने के दौर में आप खुद की गलतियों की पहचान करना भी सीख रहे होंगे. आपकी मुलाकात खुद की गलतियों से होगी. कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप लर्निंग फेज में होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन तब आपको परेशान नहीं होना है. कई बार लर्निंग फेज से आप बोर भी हो जाएंगे. कई बार आपका मन करेगा कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं आगे और नहीं सीख सकता हूँ. लेकिन वही तो वक्त होगा जब आपको बहुत ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है. यहाँ पर आप एक बॉक्सर के एग्जाम्पल से भी सीख सकते हैं. मान लीजिए किसी भी बॉक्सर का राइट हैंड काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड कमजोर है. तो अब उसे क्या करना चाहिए? अब उसे अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर काम करना चाहिए. इसके लिए उसे फाइट में कई सारे पंच भी खाने पड़ेंगे.
उसके लेफ्ट हैंड को दर्द भी होगा, लेकिन आखिर में उस दर्द से उसे फायदा ही होगा। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि लर्निंग एक स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपसे काफी ज्यादा गलतियां भी होंगी, लेकिन इस फेज में आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है, बल्कि आपको आगे बढ़ते हुए खुद से ही मेहनत करनी है। आपको याद रखना है कि ये लर्निंग फेज है, इससे आप काफी ज्यादा मजबूत होकर निकलने वाले हैं। इसलिए उस मजबूती के लिए आपको अभी थोड़ा सा दर्द सहना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि ट्रेनिंग पीरियड में सब कुछ सही नहीं भी जा रहा है, तो फिर उस समय आपको अपने दिमाग को कूल रखने की कोशिश करनी है। आपको ये ध्यान देना है कि आप तैश में आकर कोई गलती ना कर बैठें। इसके लिए आप ध्यान या फिर डीप ब्रीदिंग की भी मदद ले सकते हैं। अगर कभी आपको अचानक एंजाइटी की फीलिंग आए, तो आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोकर कुछ दूर तक दौड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। जो भी टेक्निक से आपको मदद मिले, उसी टेक्निक का यूज आप करिए। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी रहते हैं और उनके पास टैलेंट भी काफी ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बड़ा कुछ लोग ही क्यों कर पाते हैं? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? वो एक चीज जो सफल और असफल के बीच में होती है, वो ये है कि उनका लर्निंग को लेकर अप्रोच कैसा रहता है। सफल लोग हमेशा ही सीखने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सब कुछ आता है। सोचिए, दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करिए कि आपने आखिरी बार ऐसा कौन सा फैसला लिया था जो आपको गैम्बल की तरह लगा हो। इसी के साथ ये भी सोचने की कोशिश करिए कि उस फैसले को लेते समय आपको कैसा लग रहा था। क्या आपको एंजाइटी की फीलिंग आ रही थी? इसके पीछे का कारण यही है कि रिस्क से खोने का डर भी जुड़ा हुआ होता है, जिससे हमारे अंदर डर बनता है। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज का निर्माण कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा कुछ न कुछ इनपुट भी जाता है, भले ही वो इनपुट पैसों के रूप में हो। इसी के साथ जब हम उसमें फेल होते हैं, तो हमारा इनपुट भी खराब हो जाता है। इसी के साथ अगर कुछ खोने का चांस ज्यादा होगा, तो फिर हम उस आइडिया को भी ड्रॉप कर देते हैं। मतलब साफ है कि खोने के रिस्क को देखते हुए ही फैसले लिए जाते हैं। चैप्टर 3, क्या आप प्रैक्टिस के महत्व को जानते हैं? भले ही आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या फिर जिंदगी की रेस में भाग रहे हो, लोगों से बेहतर आप तभी कर पाएंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसको ऑथर मार्शल आर्ट्स के एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। वो बताते हैं कि मार्शल आर्ट्स में भी आपको किसी दाव में तभी महारत हासिल हो सकती है जब आप उस दाव की लगातार और खूब प्रैक्टिस करते होंगे। ऑथर यहाँ बताते हैं कि आपने कई बार सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिंदगी में आप कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाएं, सबसे जरूरी कदम होता है आपका वो पहला कदम जिसको आपने उस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए उठाया था। इसलिए हमेशा से अपने बिजनेस की तरफ उठाया हुआ अपना पहला कदम याद रखिएगा। अब आप सोचिए कि किसी भी नए बिजनेसमैन के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। क्या वो कदम बिजनेस कार्ड छपवाना होना चाहिए, या फिर अपने बिजनेस के लिए फंड्स की व्यवस्था करना होना चाहिए? आपको बता दें कि आपका पहला कदम ये देखना होना चाहिए कि वो बिजनेस आपकी लाइफस्टाइल को कितना सूट करता है। क्या वो बिजनेस आपकी लाइफस्टाइल को दिखाता है? किसी भी आइडिया के ऊपर काम करने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो आइडिया आपके गोल और वैल्यूज से मैच करता हो। जीवन में कभी भी अपने कुछ बेसिक एथिक्स से समझौता मत करिएगा। एक सिचुएशन को सोचने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आप किसी काम में अपना पूरा ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन तभी आपका बच्चा आता है और कहता है कि उसे आपके साथ खेलना है, या फिर आपकी पार्टनर आपसे बात करने लगती है। तो क्या इससे आपके ध्यान में फर्क पड़ेगा? अगर आप डिस्टरबेंस को गुस्से के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जब हम किसी भी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तो फिर हम यही चाहते हैं कि ये दुनिया हमारे साथ एडजस्ट करे, लेकिन कभी भी हम अपने आप को शांत रखने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ ऑथर ये सलाह देते हैं कि हमें हमेशा ही सॉफ्ट जोन में जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी हो सकता है जब आप किसी भी सिचुएशन को बॉक्सिंग रिंग की तरह समझने की कोशिश करें। कठिन से कठिन सिचुएशन को आप एक पंच की तरह देखिए। भले ही वो पंच जितनी भी जोर से लगा हो, लेकिन आपको अभी हारना नहीं है। आपको शांत रहकर अपने अगले दाव की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। चैप्टर 4, रिकवरी तकनीक को याद रखिए, इससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हम सभी जानते हैं कि हम बेहतर काम करते हैं जब हमें रात को अच्छी नींद आती है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हमारे दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, तब तक वो पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकता है।
इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर रेस्ट का महत्व भी बहुत ज्यादा है। ऑथर यहाँ बताते हैं कि दिमाग के रेस्ट करने से कंसंट्रेशन बेहतर होती है, इसलिए हमें कभी भी काम के पीछे आराम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ऑथर ये भी बताते हैं कि अगर आपको सुपीरियर परफॉर्मर बनना है तो फिर आपको प्रॉपर रेस्ट के महत्व को भी समझना ही पड़ेगा। आपको ये जानना चाहिए कि कैसे सुपीरियर परफॉर्मर कम समय में अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट देने की कोशिश करते हैं। कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने बताया है कि जब भी वो बैटिंग करते थे तो नॉन स्ट्राइक में जाने के बाद अपने माइंड को ऑफ कर देते थे। इससे उनके दिमाग को शांति मिलती थी, जिसका फायदा ये होता था कि उन्हें बैटिंग करते समय बेहतर कंसंट्रेशन मिलता था। इस स्विच ऑफ और स्विच ऑन तकनीक का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। तो फिर आप रिकवरी तकनीक की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इसके लिए आप कई एक्सरसाइजेस की भी मदद ले सकते हैं। इसके लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस की भी मदद ले सकते हैं। रिकवरी तकनीक के लिए आपकी मदद मेडिटेशन भी कर सकता है। दिमाग को शांत रखने के लिए पावर नैप भी काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं। इसलिए आपको कभी भी रिकवरी फेज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खुलकर जिंदगी जीने की कोशिश करिए और बेटर परफॉर्मर बनिए। क्या आपको भी जोन में रहने में दिक्कत होती है? क्या आप भी डेडलाइन से भटक जाते हैं? और क्या आप भी बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि आप भी अपनी इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब रूटीन को फॉलो करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होने लगी है। मान लीजिए कि आपको स्विमिंग करनी है, तो सबसे पहले ये आदत डालने की कोशिश करिए कि शुरुआती 15 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। मान लीजिए कि आपको कोई गाना लिखना है और आप एक ही तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं, तो फिर आप उसे कॉपी करके बस एक म्यूजिक ही बना सकते हैं। उसका भी जॉनर वही होगा जैसा आप अभी तक सुनते हुए आए हैं। इसी के उलट देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको किसी और ही बीट का गाना लिखना है तो फिर आपको अपने एक्सपेरिमेंट के दौर में भी अलग अलग तरह के गाने सुनने पड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि जितना आप अननोन या अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। ये बात ऐसे ही नहीं बोली जा रही है, बल्कि एक स्टडी में ये साबित हुआ है कि जो लोग अनसर्टेनिटी को फॉलो करते हैं वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये देखा गया है कि वो लोग कठिन सिचुएशन में ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। उनके लिए कठिन से कठिन सिचुएशन बड़ी आसान होती है। उनका नजरिया ही किसी भी चीज को देखने का बिल्कुल ही अलग होता है। कुल मिलाकर अगर आपके पास राइट माइंडसेट है तो फिर आप भी सुपीरियर परफॉर्मर बन सकते हैं। अगर आप खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका फोकस भी बेहतर होगा। क्या करें? इसका मतलब साफ है कि जितना आप अननोन या अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। राइट माइंडसेट रखिए और सुपर परफॉर्मर बन जाइए।